1995 कोल्ड वार समाप्त हो चुका था। न्यूक्लियर बम्स बन चुके थे। दुनिया सोच रही थी अब शायद पीस का दौर आएगा। तभी एक आदमी जो वर्ल्ड बैंक का फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट इस्माइल सेलेग्रेडिन था, उसने एक ऐसी बात कही तब किसी ने सीरियस नहीं लिया, और अब तो उनकी बातें एकदम सच होती हुई दिख रही हैं। तो उन्होंने बोला था कि 20वीं सेंचुरी की जो सारी जंगें तेल के लिए लड़ी जाएंगी, लेकिन 21st सेंचुरी की जंगें पानी के लिए लड़ी जाएंगी। दोस्तों, आज 2026 में खड़े होकर हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि ये कोई एक प्रिडिक्शन नहीं था, ये एक ब्लूप्रिंट था, और आज ये ब्लूप्रिंट एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है। वेलकम टू वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन्ड। और आज हम समझेंगे कैसे दुनिया इस खतरनाक इनविजिबल नए वर्ल्ड वॉर से लड़ रही है, जिसमें कोई बम नहीं गिरा, ना ही कोई मिसाइल चली, सिर्फ एक वाल्व बंद हुआ और एक डैम बना, और इससे करोड़ों लोगों की जिंदगी कैसे तबाह हो गई। पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं, हम जो आज बात करेंगे ये एक कोई साइंस फिक्सन नहीं है, ये यूएन की रिपोर्ट्स हैं, वर्ल्ड बैंक का डेटा है और आईईए का फिगर है। मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में एक टर्म आया है, कोर्सी डिप्लोमेसी, मतलब दुश्मन को घुटनों पर लाओ बिना एक भी गोली चलाए, और ये काम होता है इन 3 वेपन से। नंबर 1 कोर्सी डिप्लोमेसी, सप्लाई रोक दो, देश खुद टूट जाएगा। सेकेंड नंबर बात करें पेट्रोपॉलिटिक्स की, तेल की नली बंद करो, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी। तीसरी बात करें हाइड्रो हेजेमनी, पानी रोको, सिविलाइजेशन रुक जाएगी। ये तीनों कॉन्सेप्ट ही आज की वीडियो की स्पाइन है, और ये सिर्फ थियरी नहीं, ये आज इस वक्त रियल टाइम में हो रहा है। तो चलो शुरुआत करते हैं तेल से। समंदर के बीच में एक ऐसा रास्ता है जितना एक बड़े शहर की रोड, और अगर ये बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की इकॉनमी एक झटके मिल जाती है। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक छोटी सी ब्लू स्ट्रिप फारस की खाड़ी और अरेबियन सी के बीच स्थित है, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी, लेकिन इसका पावर दुनिया के 20% क्रूड ऑयल के 25% एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस इसी एक रास्ते से गुजरता है। क्योंकि दोस्तों, मार्च 2026 में अभी कुछ वीक्स पहले ईरान ने यह रास्ता ऑफिशियली बंद कर दिया है। अमेरिका और इजराइल के मिलिट्री स्ट्राइक्स के जवाब में ईरान ने जो सोचते थे वो कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड। अब सोचो, 19 देश जिन्होंने अपनी एनर्जी ज़रूरत का 40% से ज़्यादा एक इसी रास्ते पर डिपेंड किया हुआ था, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, यूरोप, सब के सब क्रूड ऑयल प्राइसेस आसमान फाड़ रही हैं। $10 पर बैरल के सडन स्पाइक आ गई। यही होता है पेट्रोपॉलिटिक्स। कोई वार डिक्लेयर नहीं, कोई न्यूक नहीं चला, सिर्फ एक वाल्व बंद और दुनिया की इकॉनमी हिचकोली खा रही है। क्यूबा का याद करो, अमेरिका ने एक ऑयल एम्बार्गो से पूरे देश में कैसे लाइट्स ऑफ कर दी। वही हथियार ग्लोबल स्केल पर आज ईरान यूज कर रहा है। अब आते हैं असली स्कैरी पार्ट पर। ऑयल का अल्टरनेटिव तो हो सकता है, सोलार है, इलेक्ट्रिक है, न्यूक्लियर है, लेकिन पानी का कोई अल्टरनेटिव नहीं, और यही चीज़ पानी को सबसे खतरनाक वेपन्स बनाती है। इसका नाम है हाइड्रो हेजेमनी, पानी पर डोमिनेंस की पॉलिटिक्स। स्ट्रेटेजी सिंपल है, अगर तुम नदी के ऊपर ही हिस्से में हो, यानी अपर राइपेरियन स्टेट हो, तो तुम निचले वालों का पानी रोक सकते हो, जैसे डैम बनाओ, नदी भटक जाओ, या नीचे वाले देश जैसे लोअर राइपेरियन स्टेट जो हैं वो सूखे से मर जाएंगे। अगर आप डैम बनाकर उसके पानी रोक दें तो उसमें सूखे से मर जाए, या आपने सडन फ्लड गेट्स खोल दिए तो उसमें इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण लोअर राइपेरियन स्टेट के लोग मर जाएंगे। टर्की ने टिग्रिस और इथियोपियन नदियों पर गैप प्रोजेक्ट बनाया, 22 मेगा डैम्स, एक के बाद एक, और सीरिया और इराक जो निचले हिस्से में रहते थे उन्हें जाने वाला पानी रोक दिया। नतीजा, सीरिया की 60% खेती तबाह हो गई, लाखों लोग शहर की तरफ भागे, फूड क्राइसिस आ गया, जॉब्स गई, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई। यूएनईपी की रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट किया कि टर्की के वाटर वेपनाइजेशन 2011 के सीरियन सिविल वार का एक मेजर ट्रिगर थी। सोचो, किसी ने सीरिया पर बम नहीं गिराया, सिर्फ पानी रोका और 5 मिलियन लोग अपना घर छोड़ गए। यही तो होता है पानी वेपन जब बन जाता है तो। चलो अब अफ्रीका चलते हैं। इजिप्ट, जिसकी पूरी सिविलाइजेशन जो 90% पानी के लिए सिर्फ नाइल नदी पर डिपेंड करती थी, 90% एक नदी एक लाइफलाइन, और 2020 में इथियोपिया ने कुछ ऐसा किया जिसने इजिप्ट को सीने में चीरा मार दिया। GERD प्रोजेक्ट, जी ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम, अफ्रीका के सबसे बड़ा डैम, 6450 मेगावाट कैपेसिटी, $4.6 बिलियन का प्रोजेक्ट ब्लू नाइल पर, इथियोपिया के अंदर। जब GERD भर रहा होगा, इजिप्ट को कम पानी मिलेगा। इजिप्ट ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर ऑफिशियली कहा, हमारे पानी का हिस्सा मत छुओ, वरना नॉर्थ अफ्रीका में स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट डराने वाली है। वाटर स्कैर्सिटी की वजह से कुछ रीजन्स की जीडीपी 6% तक गिर सकती है 2050 तक, और कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस 10 गुना बढ़ जाएंगे। ये सिर्फ एक डैम की बात नहीं, ये एक पूरी सिविलाइजेशन को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनाती है। अब आता है वो एंगल जो हमारे लिए सीधा कंसर्निंग है।
1960 में वर्ल्ड बैंक ने एक हिस्टोरिक डील करवाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच। नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। डील सिंपल थी, इंडिया को 3 ईस्टर्न रिवर मिलेंगे और पाकिस्तान को 3 वेस्टर्न रिवर, जिसमें इंडस का 80% फ्लो है। ये ट्रीटी 3 इंडिया और पाकिस्तान वार सर्वाइव करके अभी भी जिंदा है। सोचो कितनी सॉलिड डील थी। लेकिन 2023 में इंडिया ने फॉर्मली पाकिस्तान को नोटिस दिया, हम ये ट्रीटी रीनेगोशिएट करना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। पाकिस्तान का जवाब ये वाटर एग्रेशन है। और इसके ऊपर एक और डायमेंशन है, चाइना। वो अकेले इंडिया को नहीं, पाकिस्तान को भी कॉर्नर कर सकता है। चाइना एक तरफ ब्रह्मपुत्रा पर डैम्स बना रहा है जो इंडिया में आता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से डायमार बासा डैम को फंड कर रहा है इंडस पर। मतलब चाइना के हाथ में एक स्ट्रिंग है जिसे वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक एक साथ पपेट की तरह नचा सकता है। दोस्तों, साउथ एशिया का पूरा वाटर मैट्रिक्स चाइना के हाथ में है और हमारे पास कोई बाइंडिंग लीगल ट्रीटी नहीं है उनके साथ। बात करते हैं चाइना की तिब्बत स्ट्रेटेजी की। ये जीनियस है, एविल जीनियस। तिब्बत जिसे दुनिया का छत के रूप में जाना जाता है, जहाँ से एशिया की 10 सबसे बड़ी नदियाँ निकलती हैं, ब्रह्मपुत्रा, मेकोंग, यारजे, येलो रिवर, सालवेन, इरावड़ी, और ये सब चाइना कंट्रोल कर रहा है। ब्रह्मपुत्रा जो इंडिया के आसाम में आती है, बांग्लादेश में ख़त्म होती है। चाइना इसके ऊपर मेगा डैम्स बना रहा है एक के बाद एक। मेकोंग जो थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस से गुजरती है, वहाँ भी डैम्स का सिलसिला जारी है। 60 मिलियन लोग साउथ ईस्ट एशिया में मेकोंग पर डायरेक्टली निर्भर करते हैं। और इंडिया के लिए गलवान में स्टैंड ऑफ हुआ, ताइवान में टेंशन हुआ, किसी भी मिलिट्री क्राइसिस में चाइना के पास ये ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्रा का पानी रोक दो, आसाम में सूखा, या अचानक फ्लड गेट्स खोल दो, आसाम में तबाही। और हमारे पास कोई लीगल ट्रीटी नहीं है, कोई इंटरनेशनली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। चाइना जैसा चाहे वैसा कर सकता है। ये कहलाता है इकोलॉजिकल वॉरफेयर, बिना एक गोली चलाए। अब आता है वो डेटा जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मार्च 2023 न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन ने पहली बार 1977 के बाद एक पूरी कॉन्फ्रेंस सिर्फ पानी के लिए की। वंस इन ए जनरेशन टर्निंग पॉइंट इसे कहा गया। और वहाँ जो डेटा दिया गया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। 700 मिलियन लोग 2030 तक सिर्फ पानी की कमी की वजह से अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। और अभी इस वक्त 2 बिलियन लोग सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस से जूझ रहे हैं। 3.6 बिलियन लोग साल में कम से कम 1 महीने पानी की कमी फेस करते हैं। 2050 तक 40% दुनिया की पॉपुलेशन वाटर स्ट्रेस्ड रीजन में होगी। और ये सब सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। ग्लोबल इकोनॉमी को वाटर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से $58 बिलियन एनुअली का नुकसान भी हो रहा है, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा। और ये मुझे और आपको भी काफ़ी डीपली हर्ट करेगा। हमने एक वाटर सिक्योर दुनिया इनहेरिट की थी, लेकिन हम अपने बच्चों को एक वाटर स्केयर दुनिया देने जा रहे हैं। अब एक बार पूरी टाइमलाइन को देखते हैं। 1995 सेग्लेडिन का वार्निंग दुनिया ने सुना नहीं। 2003 इराक वार, अमेरिका के सोल्जर सबसे पहले ऑयल फील्ड सिक्योर करने गए, सद्दाम की मिलिट्री बाद में, ऑयल पहले। 2009 टर्की का जीएपी प्रोजेक्ट कंप्लीट, टिग्रिस और यूफ्रेटस पर 22 डैम, सीरिया और इराक का पानी रोका। 2011 सीरियन सिविल वार ट्रिगर, पार्टली वाटर, 5 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड। 2022 यूथोपिया का जीआरडी डैम भरना शुरू, इजिप्ट हालात में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट। 2023 यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस, दुनिया ने ऑफिशियली माना वाटर क्राइसिस आने वाली है। 2026 हार्मुज ब्लॉकेट, ईरान ने कर दिया, ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन चोक। और आगे 2030 70 करोड़ लोग घर से बेघर। 2015 40% दुनिया वाटर स्ट्रेस्ड। दोस्तों, ये टाइमलाइन ख़त्म नहीं हुई है, ये अभी भी लिख रही है अपनी अगला चैप्टर। नंबर्स याद रखना, क्योंकि यही फैक्ट्स हैं जो आपको नेक्स्ट डिबेट में सबसे स्मार्टर इंसान बनाएंगे। 700 मिलियन पीपल 2030 तक डिस्प्लेसमेंट रिस्क, 20% ग्लोबल क्रूड ऑयल हार्मुज से, 25% ग्लोबल एलएनजी हार्मुज से, 10 गुना कॉन्फ्लिक्ट प्रोबेबिलिटी इंक्रीज। 22 टर्की के डैम्स टिग्रिस यूफ्रेटस रिवर पर। 1960 इंडस वाटर ट्रीटी, जब इंडिया पाकिस्तान ने वाटर शेयरिंग समझा। और आज 2026, ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है। दोस्तों, एक चीज आज क्लियरली समझ लो, 21st सेंचुरी का असली वेपन है ऑयल और वाटर। हार्मुज ब्लॉक करो, 20% ग्लोबल इकोनॉमी रुकती है। डैम बनाओ, सिविलाइजेशन टूट जाती है। इंडस्ट्री तोड़ो, 2 न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने आ जाते हैं। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी, इंटरनेशनल लॉ में अभी तक कोई प्रोविजन नहीं है जो रिसोर्स वेपनाइजेशन को वार क्राइम डिक्लेयर करे। मतलब
टेक्निकली कोई देश किसी भी देश की नदी का पानी रोक दे, दूसरे देश के 5 मिलियन लोगों को रिफ्यूजी बना दे और इस पर कोई इंटरनेशनल कोर्ट केस नहीं बनेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप कमेंट्स में ज़रूर जवाब देना, क्या रिसोर्स वेपनाइजेशन, ऑयल या पानी का हथियार बनाना इंटरनेशनल लॉ में वार क्राइम होना चाहिए या नहीं? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं? ऐसे डाटा बेस्ड ग्राउंड लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स के और जियोपॉलिटिक्स की जानकारी के लिए वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ।